In the last lecture, we were discussing about hybridization. Today, we will discuss about valence bond approach of a covalent bond. Means, what do you understand by valence bond approach in molecular orbital theory? अब वेस्पर थ्योरी ने जो हमने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ी उसने हमें बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में नहीं बताया, जैसे डायरेक्शनल नेचर, बॉन्ड एंगल और रिपल्सन फोर्सेस। उनको एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंस बॉन्ड अप्रोच और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज की गई। सो व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? अजम्पशंस क्या थे? अकॉर्डिंग टू दैट द एटम रिटेन्स देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर बॉन्डिंग। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि एटम्स अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते हैं, दे विल रिमेन एज सच इवन आफ्टर द बॉन्डिंग। बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली। ये चीज़ मैं बहुत बार बता चुका हूँ भाई, इवन दो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन or outermost cell electron. Only the valence electron lose their identity where inner electron do not participate. वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपनी आइडेंटिटी को लूज करते हैं और इनर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अब बॉन्ड कितना स्टेबल है ये डिपेंड करता है कि जिस टाइम बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है। द मोलिक्यूल हैज़ मिनिमम एनर्जी एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड दैट is where the bond formation takes place. Molecules कम से कम एनर्जी रखते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, दैट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, एंड एट दैट द बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ओके, नेक्स्ट इज ओवरलैपिंग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। Overlapping can be defined as partial merging of bonded orbitals. More is the overlapping, stronger is the bond formed. Means अब सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं? ओवरलैपिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग में जो दो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के पास आके एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ओवरलैपिंग हेड टू हेड होती है और साइड वाइज होती है। अकॉर्डिंगली जो हेड टू हेड और साइड वाइज ओवरलैपिंग है उसके हिसाब से सिग्मा और पाई बॉन्ड बनता है। ओके, सो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग रीजन रहेगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा बॉन्ड, और बॉन्ड क्या रहेगा उतना ही स्ट्रोंगर रहेगा, और बॉन्ड इसमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग में। अब पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ना तो ये ज़्यादा स्ट्रोंग होता है और ना ही ज़्यादा लेस वीक होता है। ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ये उसी टाइम एग्जिस्ट करता है जिस टाइम सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट साइड वाइज ओवरलैपिंग उसी टाइम हो सकती है जिस टाइम हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। इफ द सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट देन पाई बॉन्ड इज देयर, इफ सिग्मा बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट देन पाई बॉन्ड विल नॉट एग्जिस्ट. So let us make sigma bonds. Sigma bond, you can see that two s orbital can merge, spz orbital, sp orbital, sps orbital, pz orbital, pz square, dz square minus dz square orbital, dx square minus y square, dx square minus y square. हमने भाई आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में जो सेकेंड चैप्टर था मैंने आपको बताया था दैट d कैन एग्जिस्ट इन 5 टाइप ऑफ ऑर्बिटल दैट आर dxy, yz, zx, dx square minus y square, dz square. ओके, ऐसे ही p जो है px, py, pz, एंड s कैन एक्सिस सर्कुलर इन शेप। मैंने शेप भी बताया, सब कुछ बताया था। तो इसमें हमने हेड टू हेड ओवरलैपिंग दिखाई हुई है, दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. Next is delocalization of sigma electron do not takes place whereas pi electron can be delocalized. अब delocalization क्या होता है? Delocalization होता है जिस टाइम इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर बॉन्डेड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ देते हैं और वो किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं। अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग में मर्जिंग हो जाती है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स जो डीलोकलाइजेशन वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन साइड वाइज ओवरलैपिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो सकते हैं। अब डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होते हैं भाई कोवलेंट बॉन्ड की, वो कैसे? वेयर द ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस इट कैन अकर इन 3 ways: इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव. इफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव
try to overlap, then no overlapping occurs. अब एक चीज़ का ध्यान रखें भी, अब जब भी कोई पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है या फिर एलिप्टिकल पाथ में या फिर डंबल शेप में जैसे भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो दो रीज़न जनरेट होते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम गया है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहेगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम गया वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम वाला ही कंबाइन होगा, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव ही कंबाइन, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव ही कंबाइन होगा, तभी ओवरलैपिंग हो सकती है, नहीं तो ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। जस्ट सी फ्रॉम देयर, पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग कैन अकर, पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे ओवरलैपिंग है। अब ये जो ओवरलैपिंग है नेगेटिव ओवरलैप, ये बहुत रेयरली होता है अभी, और ये होता है तो ओवरलैपिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। ओके, सो नेक्स्ट इज MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। दिस इज आल्सो मोस्ट important theory for explaining the structure of the compounds, and this is the most asked theory in different exams. It was developed by Hund and Millikan in 1932. The features, and what are the main features of this theory are: the electrons in a molecules are present in various molecular orbital as the electrons and atom are present in various cell. अब किसी मोलिक्यूल में मोलिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। Atomic orbitals of comparable energy and proper symmetry combines to form molecular orbital. जैसे भी हमने बताया था हाइब्रिडाइजेशन में मर्ज होके दो ऑर्बिटल्स जो है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या बनाते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का इज इन्फ्लुएंस्ड बोथ टू और मोर न्यूक्लियाई। मोलिकुलर ऑर्बिटल दो या दो से अधिक न्यूक्लियाई से इन्फ्लुएंस होता है। Okay, the number of molecular orbitals formed is equal to the number of atomic orbital अब अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, तीन करेंगे तो तीन बनेंगे, चार करेंगे तो चार बनेंगे। The two orbital formed due to combinations are bonding and anti-bonding. अब भाई जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहे हैं दो ऑर्बिटल के कंबाइन करने से, एक तो बनेगा बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी कम रहेगी, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। अब इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इज गिवन बाय मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है न्यूक्लियाई के अराउंड, वो कौन देगा, वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाएगा। Okay, the molecular orbitals are filled according to above Pauli's and Hund's principle. ये हमने भाई सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है, ह्यून्स रूल, अबाउस प्रिंसिपल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ह्यून्स रूल कहता है कि पेयरिंग जब तक नहीं हो सकती जब तक आपके पास हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, उनके चारों जो क्वांटम नंबर्स हैं वो सेम नहीं हो सकते। हाउ प्रिंसिपल कहता है कि सबसे पहले आपके पास कम एनर्जी वाला एटॉमिक ऑर्बिटल फिल होता है और उसके बाद ज़्यादा एनर्जी वाला एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होती है। ओके, नेक्स्ट, सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू गिव मोलिकुलर ऑर्बिटल टेक्स प्लेस ओनली इफ द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो। अब लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का उसी टाइम हो सकता है और मोलिकुलर ऑर्बिटल उसी टाइम बन सकते हैं जिस टाइम कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो, सिमेट्री सेम हो और ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो। अब ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या रहेगा अभी, सबसे पहले सिग्मा 1s 1s कंबाइन हुआ तो दो ऑर्बिटल्स बने, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करने से दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बने, एंड दीज मोलिकुलर ऑर्बिटल वन इज बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। जिस पे स्टार है ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग है, और जिस पे सिंपल है भी वो बॉन्डिंग है। तो सिग्मा 1s बना, सिग्मा 1s स्टार बना, 2s 2s स्टार, पाई 2px पाई 2py पाई सिग्मा 2px, इन दोनों की एनर्जी सेम रहेगी भाई, हम दोनों को इकट्ठा रखेंगे। सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ओके, अब दिस ऑर्डर इज ऑल एक्सेप्ट ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड न्यूरोन। अब ये ऑर्डर जो भी हमने पहले बताया एनर्जी का कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होती है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में, ये ऑर्डर थोड़ा बदल जाता है किसके केस में,
ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के केस में। वो कैसे? सिग्मा 1s ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। अब पाई 2px पाई 2py भी सेम रहेगा, सिग्मा 2pz भी सेम रहेगा। लेकिन जो पाई 2px स्टार पहले आ रहा था उसकी जगह क्या आ जाएगा? सिग्मा 2pz स्टार आ जाएगा। बस यहाँ पे चेंजेस आएंगे। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के लिए ऑर्डर थोड़ा बदल जाता है, एंड दैट इज द ऑर्डर। अब आप मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम देखिए कैसे होते हैं। हमने बताया कि ऑक्सीजन जो है भाई उसके वैलेंस शेल में 2s2 2p4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं, तो एक ऑक्सीजन एटम को आप यहाँ लिख दे, एक ऑक्सीजन एटम को यहाँ लिख दे, ठीक है। उन दोनों ऑक्सीजन एटम्स के 2s ऑर्बिटल्स लिख दे, पहले 2s ऑर्बिटल लिख दे भी, फिर 2p ऑर्बिटल लिख दें, 2p ऑर्बिटल लिख। अब ये दो कंबाइन करके दो बनाएंगे, तो पहले क्या बनेगा? सिग्मा 2s और फिर क्या बनेगा? सिग्मा 2s स्टार। तो ये आपका बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग। अब दो इलेक्ट्रॉन इसमें, दो इलेक्ट्रॉन इसमें, कितने हो गए? 4। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो जाएंगे। अब 2p में सिग्मा 2pz पहले, पाई 2px और पाई 2py की वैल्यू सेम रहती है, और पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की वैल्यू सेम होती है, और सिग्मा स्टार 2pz की। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 8 हो गए भी, 2 2 4 2 6, तो यहाँ बढ़ दिए। अब इसमें हम सिंपल दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा नहीं डाल सकते किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में, क्योंकि पेयरिंग जब तक नहीं हो सकती जब तक सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन मिले। ये किसने बताया था? ह्यूम्स रूल ने बताया था। तो आपका एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। अंडरस्टूड? आपने सिंपली क्या करना है, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाने के लिए इंक्रीजिंग एनर्जी एक एरो लगाएंगे, दो एटम लिखेंगे, ऑक्सीजन एटम, तीन एटम्स को आप कंबाइन कर रहे हैं। 2s और 2p इनमें दो जो है, 1s आपने नहीं लिखना है, 2s2 इसमें दोनों में है, और 2p4 है। उसके बाद इन दोनों के कम्बिनेशन से दो ऑर्बिटल, इन तीनों के कम्बिनेशन से 6 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल बन गए, ठीक है। और जितनी फिलिंग हो रही है उतनी फिलिंग करा देंगे इलेक्ट्रॉन्स की। अब सेम चीज़ आप नाइट्रोजन के लिए देखिए। नाइट्रोजन के केस में 2s2 2p3 होता है, ओके। सो 2s और 2s कंबाइन करते हैं, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बनता है। 2p3 और 2p3 कंबाइन करते हैं, तो 2p3 और 2p3 में पाई 2px और पाई 2py। इस केस में भाई क्या था? सिग्मा नीचे था, और इस केस में क्या आ जाएगा? पाई नीचे आ जाएगा। बस यही डिफरेंस आपने देखना है, और ये पाई नीचे आ जाएगा। ये तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन के, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से आगे वाले जो एटॉमिक नंबर है उनके लिए है, और ये नाइट्रोजन से कम वाले नंबर है उनके लिए एटॉमिक, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहेगा। सो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, आप जिस टाइम इनको फिलिंग करेंगे उस टाइम पाई 2px पाई 2py में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और ये आपके पास अनफिल्ड बच जाएंगे। अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है भाई? कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो आपने क्या करना है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स, इनको कट कर दो भाई, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में है, दो एंटी बॉन्डिंग में। अब इसमें जो बॉन्डिंग में है 2 2 4 2 6 हैं, और इसमें बॉन्डिंग में कितने हैं? 4 ना, सॉरी 2। तो 6 में से 2 घटा दो, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आ गया? 2 आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा ऑक्सीजन का? 2 रहेगा। कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स रहेंगे? 2 रहेंगे। ये बहुत ही सिस्टमेटिक वे है टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर एंड टू कैलकुलेट द पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड, और जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? डायमैग्नेटिक। अब इसमें देखो आप, इसमें 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए भी, इसमें 6 है, एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं है, 6 बटे 2 कितना आ गया? 3। तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है भाई। तो ये बहुत ही सिस्टमेटिक वे है फॉर कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? फॉर कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर एंड अदर थिंग्स। अब ये देखो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अगर एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग से, तो मॉलिक्यूल स्टेबल है। अगर एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा है तो अनस्टेबल है। अगर दोनों इक्वल है तो भी अनस्टेबल है। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? ज़्यादा होने चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर एक होता है सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए 2 होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 होता है। अब बॉन्ड ऑर्डर मैंने बताया आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब
जो थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक। अनपेयर्ड का मतलब भी अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन में भी दो, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो वो कैसा है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्या बताती है, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताती है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में बताती है, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बारे में भी बताती है। क्यों He2 मॉलिक्यूल नहीं बन पाता, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ जाएगा भाई। अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो है तो इसका मतलब कोई बॉन्ड ही नहीं है। ओके, and hydrogen bond we will discuss in our next lecture. Okay, we will discuss this thing also. Hydrogen bond is formed when hydrogen is attached to some electronegative element. अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भाई आप FON याद रखना, फोन सबको याद रहता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। हाइड्रोजन अगर इन तीन एलिमेंट से बाइंड होता है, तीन एटम से बाइंड होता है, तब आपके पास हाइड्रोजन जो है वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ HF की, तो आपने अभी पोलैरिटी और नॉन पोलर कंपाउंड्स के, पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। तो H पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा अभी, और F पे क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये डेल्टा नेगेटिव, अगर आपके पास एक और HF मॉलिक्यूल है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं ऐसे, तो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन तीन एटम्स को याद रखना, दैट इज FON, फोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इट फॉर्म्स अ स्पेशल बॉन्ड विच इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब दो टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है भाई, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर विद बिटवीन द मॉलिक्यूल्स रहेगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल्स रहेगा। अब देखिए इस केस में दो मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, उनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड जो है वो विद इन द मॉलिक्यूल्स बनता है। ओके, विद इन द मॉलिक्यूल्स बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़ेंगे आप। जैसे अगर आप, मैं इसकी बात करता हूँ कंपाउंड की, इस कंपाउंड में OH, और यहाँ पे आप से फॉर एग्जांपल NO2 लगा दीजिए, तो ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। दिस इज अ बेंजीन रिंग। व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे दैट इंट्रामोलिकुलर, एक मॉलिक्यूल ही है ये, इसके बीच में ही दो बॉन्डिंग अलग अलग हो रही है, उसकी वजह से जो बॉन्डिंग होती है उसको इंट्रामोलिकुलर बोलते हैं। और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ही जो होती है उसे इंटरमोलिकुलर। अगर एक ही मॉलिक्यूल हो, उसी में कंपाउंड्स, उसी में डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, तो उसमें जो होता है वो इंट्रामोलिकुलर। अब ये देखिए आप, कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, दे एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएटेड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है अभी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स। ओके, नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। अब स्ट्रक्चर ऑफ आइस एंड वाटर, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है भाई। जिस टाइम ये आपके पास जो दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर है, जिसमें ये जो रेड डॉट है ये आपका H ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और OH2 आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बना के केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब आपने तो पढ़ा होगा दैट सॉलिड आर हैवियर देन लिक्विड, बट इवन दो सॉलिड आर हैवियर देन लिक्विड, सॉलिड आइस कैन फ्लोट ऑन वाटर। व्हाई? द रीजन बिहाइंड दैट इज, जिस टाइम सॉलिड आइस बनती है उसमें केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और दीज केज लाइक स्ट्रक्चर हैविंग वेरी लेस स्पेस, तो इससे इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अगर डेंसिटी कम हो जाती है तो इसकी वजह से आइस कैन फ्लोट ऑन वाटर। ओके, सो दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन ईच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर लिंक्ड टू 4 हाइड्रोजन। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जिस टाइम आप आइस और वाटर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, हर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन एटम से लिंक है, और 2 हाइड्रोजन एटम लिंक्स हैं कोवलेंट बॉन्ड से, और 2 हाइड्रोजन एटम बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। इट फॉर्म्स अ नेटवर्क एंड स्पेस बिटवीन दम इज होलो। The ice is lighter due to hollow space, so ice float on water, जैसा कि मैंने अभी बताया। As we know that ice has high density, so it should sink. But in actual practice, it do not. Due to the presence of hydrogen bonding, it makes structures of ice hollow and density increases. Structure of ice कम hollow हो जाता है, cage like structure बन जाते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में पहले थे उतने नहीं रहते हैं, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाता है, तो डेंसिटी कम हो जाती है। ओके, सो वाटर
हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। एक चीज़ का ध्यान रखें भी, 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा डेंसर रहेगा वाटर। दिस कैन सीन बिकॉज एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर इज आइस। नाउ इफ वी स्टार्ट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देन द केज लाइक स्ट्रक्चर्स आर ब्रेकिंग। केज लाइक स्ट्रक्चर्स जिनमें होलो स्पेस जो है अभी वो ब्रेकिंग होने से हो जाता है, और होलो स्पेस में आपके पास वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तो डेंसिटी बढ़ जाती है। सो वाटर की डेंसिटी आइस की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी स्टार्ट हो जाती है और वे एक दूसरे से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। जैसे जैसे अगर आप डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी वैसे बढ़ने आनी चाहिए भी, डेंसिटी बढ़ जाती है। ओके, so we are done with hydrogen bonding also, and so we are done with this chapter. Next we will discuss about the NCERT problem of this chapter.